रखा ये मोदी पार्ट 2 का अंतिम पूर्ण बजट है। उसमें 2 चीजें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। बाकी तो आप मानकर चलिए कि अधिकारी जब बजट तैयार करते हैं तो एक लंबा चौड़ा दस्तावेज तैयार होता है, तो उसमें बाकी सब बातें यथावत रूप से हर बजट में रहती हैं। लेकिन 2 चीजें मुझे दिख रही हैं, और उसमें भी सामान्य रूप से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि बजट का जो स्लैब बदला है बजट में, अरे इसमें इनकम टैक्स में और जो छूट दी है, ये शायद इस बजट की सबसे बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं। इस पर बहुत ज्यादा उत्सुकता और कौतूहल और शोरगुल की जरूरत नहीं। ये जो आयकर को लेकर जो घोषणा आज बजट में हुई, इस पर कंफ्यूजन भी बहुत है। मैंने जैसा समझा वो समझाने की कोशिश करता हूं। ये इनकम टैक्स का मसला जो आज बजट में जिसका प्रावधान किया है निर्मला सीतारमण ने, वो नई कर प्रणाली जो है आयकर प्रणाली, उस पर ही लागू होगा। यानी अगर आपने उस नई कर प्रणाली को चुना है विकल्प के रूप में, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। पहले 5 लाख तक आय कर मुक्त थी, अब 7 लाख तक होगी। ठीक। लेकिन अगर आप पुरानी आयकर प्रणाली में हैं, जिसमें अभी लगभग अधिकांश देश है, यह भी समझिए, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है फिर पुरानी में क्या मिलता है और इस नई में क्या समझ, ये जानना जरूरी है। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था में, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, आपको मकान खरीदने के लिए जो आप लोन लेते हो बैंक से, उस पर जो ब्याज चुकाते हो उसमें छूट मिल जाती है इनकम टैक्स में। आप बीमारी के लिए मेडिक्लेम के पॉलिसी लेते हो, उस पर छूट मिल जाती है। LIC के उस पर छूट मिल जाती है। कुछ विशेष संस्थाएं हैं जो गरीबों के लिए काम करती है, या धार्मिक संस्थाएं, उन जिनको ये छूट हासिल है कि उनको दान दिया जाए तो वो आयकर पे छूट मिले, वो आपको मिल जाती है। लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में, जिसमें आज ये छूट अनाउंस हुई है, उसमें इस तरह की छूट नहीं मिलती। यानी एक लाइन में कहें, बचत करके अपनी आप जो चीजें अपने लिए जुटाते थे, उन पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती नई व्यवस्था में। मकान लीजिए तो भी, LIC लीजिए तो भी, मेडिक्लेम लीजिए तो भी। ये मसला है इनकम टैक्स का जो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस इनकम टैक्स सबसे ज्यादा सम्मोहित करता है, हमको ही नहीं सबको। और एक दूसरा सबसे बड़ा मसला है जो आज मुझे दिखता है सबसे बड़ा बिंदु है, आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट घाटा अनुमानित है लगभग 17 लाख करोड़ का। उसके बाद भी मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीब और वंचित लोगों को मुफ्त अनाज योजना 1 साल और जारी रखने का ऐलान किया है। यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, मानकर चलिए, लिख लीजिए, 2024 का चुनाव इस योजना के जारी रहते होगा। और इसके लिए जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होगी 1 वर्ष में, वो उसका सारा भार केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्यों को पर उसका बोझ नहीं पड़ेगा। तो आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा इनकम टैक्स का मामला उतना बड़ा है नहीं जितना दिख रहा। रस्सी को सांप ना समझो, ठीक। बड़ा है ये मुफ्त राशन योजना, ये बड़ा मामला है। और चुनावी गणित से देखिए तो भी ये बड़ा मामला
मामला है। ये इनकम टैक्स वाला मसला जब जमीन पर उतरेगा है तो इससे चुनाव नहीं सधता ना। बहुत कम लोग हैं जो नई इनकम टैक्स रिजीम पे गए, लेकिन वो 80 करोड़ हैं मुफ्त ये राशन योजना वाले, अनाज योजना वाले, उनसे चुनाव सधता है, सरकार बनती है। ये है बड़ा दांव जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेला है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करेंगे बजट का और इसकी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। अमृतकाल की बिसात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का पिटारा खोला तो सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताओं के साथ सभी की उम्मीदों को पंख लगाने की पूरी कोशिश की गई इस बार के बजट में। वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं नए भारत की मजबूत नींव पर सपने पूरे करने वाला है ये बजट। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। रेलवे के लिए जहां अभी तक का सबसे बड़ा बजट दिया गया तो वहीं रक्षा और सुरक्षा पर भी खास तौर पर फोकस रखा गया। तालियों की गड़गड़ाहट उस वक्त संसद से लेकर पूरे देश में सुनाई दी जब 7 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री किया गया। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। नए भारत के निर्माण के नारे के बीच सबके साथ सबके विकास का बजट बता रही है सरकार। अब इस बजट के बड़े ऐलान देखें तो 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री की गई है। बुजुर्गों के लिए बचत सीमा 9 लाख हुई है। पीएम आवास योजना का बजट 66% बढ़ा है। मुफ्त राशन योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। आदिवासियों के विकास के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान। मैनहोल की सफाई अब मशीनों से होगी। कैदियों की जमानत के लिए आर्थिक मदद। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू। एकलव्य स्कूलों में 38,000 शिक्षकों की भर्ती। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ का आवंटन। भारत के विकास का बजट है। 10 लाख करोड़ रुपया दिया गया है सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हाँ, इनकम टैक्स की भी चिंता की गई है, अच्छी बात है, हम तभी खुश हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री की सोच, विजन, उनका अभिनंदन और वित्त मंत्री जी को भी बहुत शुभकामनाएं। ये भारत के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट है। इस बजट को जवान, किसान, महिलाओं और मिडिल क्लास की मुराद पूरी करने का मिशन बता रही है सरकार। वहीं विपक्ष कह रहा है बचत और विकास के बजाय ये कोरे वादों का चुनावी बजट है। देखिए, ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही
उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, और आप पेट्रोल की प्राइसेस की उम्मीद कर रहे थे कि कम होंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इस बजट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान और पूंजीपतियों की लूट हुई आसान। यह है पूरा बजट। बहरहाल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था ये। वहीं 2024 में चुनाव की बिसात बिछनी है। ऐसे में सवाल ये है, मुफ्त राशन और आयकर में छूट जैसे दांव से सधेगा 2024 का चुनावी रूट। और एक महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है, ये भी कम से कम महिलाओं को लुभाएगी और महिलाओं को लगेगा कि हाँ भाई हमको कुछ विषय वरीयता दी गई है ब्याज के मामले में। ये एक अच्छा निर्णय है जो नीचे भारतीय जनता पार्टी जिसको नीचे ले जा पाएगी, जिससे वोट कल्टीवेट हो। क्योंकि बजट में जो कुछ कहा जाता है उसमें से कुछ ही बिंदु ऐसे होते हैं जिनसे वोट कल्टीवेट होता है, बाकी सब तो रूटीन चीजें हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जोशी साहब का स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, त्रिपाठी साहब का बहुत स्वागत है। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता किसान यूनियन, आलोक जी का स्वागत है। योगेंद्र कपूर साहब, आर्थिक विश्लेषक, योगेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने निर्मला जी को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं उतना ही अर्थशास्त्र जानता हूं जितने अर्थशास्त्र का असर चुनाव शास्त्र पर पड़ता है, समाजशास्त्र पर, बस उतना समझ लेता हूं। बाकी में मेरी रुचि नहीं रहती, ना मैं उतना ज्ञानी हूं, इसलिए चर्चा वहीं तक रहेगी आज भी। मूल रूप से मुझे निफ्टी और शेयर बाजार ना समझ आता है, ना मैं जानूं कि डीमेट क्या है और सीमेट क्या है, मैं तो जानता नहीं। मुझे लगता है, योगेंद्र कपूर साहब आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा, फिर आलोक जी और उसके बाद राजनीतिक लोगों। मुझे लगता है इस बजट का सबसे बड़ा अगर कोई दांव है तो वो है आजादी के बाद के सबसे बड़े बजट घाटे के लगभग 17 लाख करोड़ से अधिक के अनुमान के बीच भी ये फैसला करना कि 80 करोड़ लोगों को एक साल राशन मुफ्त और दिया जाएगा 2 लाख करोड़ का। यही है जो नीचे जाके वोट की फसल पैदा करेगा। बाकी सब तो कहानी है, चलती रहेगी। क्योंकि इनकम टैक्स वाले में हल्ला ज्यादा है, जूस कम है। हल्ला ज्यादा है, उसमें जूस नहीं है। जब ये एटा इटावा पहुंचेगा ना, निर्मला जी का बयान, इसका व्याख्या, तो आदमी कहेगा अरे झुट्टा ही बेकार, कुछ नहीं क्या। लेकिन राशन वाला मामला ऐसा है जो ननकू को भी समझ में आता है और रज्जाक को भी। कपूर साहब, आप मेरी बात से सहमत हैं? देखिए, ये मोदी गवर्नमेंट का लास्ट फुल बजट था जी। हम सबने देखा है कि कोविड के बाद जो है लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है उसने सबसे वर्स्ट तरीके से जो है सफर करा है। मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ये भी एक टैग लगा है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से ऐसा नजर आने लगा था कि रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। ऐसे में बहुत जरूरी था गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से एक बेसिकली एक इंप्रेशन क्रिएट करा जाए कि वो किस तरीके से एक लोअर तबके के लोगों के साथ खड़े हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये जो प्रोविजन करा है, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए है कि उनको खुद ऐसा लगता है कि उनकी जो अभी आने वाली आगे पॉलिसीज हैं, इसमें इमीडिएट जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरीके से नहीं आएंगे जो एक उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी। क्योंकि देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोबारा में आएंगे। अभी आपने अपनी बात रखी। यहाँ मैं एक बात कह के फिर आलोक जी के पास चलूंगा, खेती किसानी समझ लूँ, फिर अखाड़े में उतरूंगा राजनीति के।
कपूर साहब जो बात करें उसमें मैं थोड़ा सा एक हट के अपनी एक वो रखता हूं। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर स्थिति में हम कोविड से पहले वाली सूरत हाल में पहुंच गए। ठीक, जीएसटी का कलेक्शन ऑल टाइम हाई है, समझना होगा इसको कपूर साहब, आपको खास तौर पर। राजनीतिक लोग तो जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि वो हाथी नब्ज पे रखते हैं, दाएं बाएं घुमाते नहीं शरीर भर में। तो और जीएसटी आपको पता ही होगा, इस देश का जो गरीब आदमी है 60% जीएसटी वो देता है। 40 में टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, छडानी सब, ठीक, और 60% कौन देता है? ये 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का जो आंकड़ा जारी होता है, ये ननकू और रज्जाक देता है। इसका मतलब, लेकिन फिर भी सरकार ने निर्णय किया कि ना, लोकसभा का वोट जिस दिन तक पड़ेगा उस दिन तक योजना जारी रहनी चाहिए। इसका मैसेज ये है बहुत शार्प, और इसका लाभ मिलेगा भाजपा को। कांग्रेस वाले कुछ चिल्लाए, सपा वाले कुछ चिल्लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। क्या इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। आखिर उन्होंने इसीलिए इतना जोखिम उठाया है कि 17 लाख करोड़ के बजट घाटे के अनुमान के बीच में यह योजना कंटिन्यू कर दी है। वर्मा जी, आलोक जी, खूब लड़ाई चली आपकी सरकार की। सरकार ने बाद में आपकी बात मान ली, 3 कानून वापस ले लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जब नहीं समझा पाए हम किसानों को तो वापस ले लेते। अब बजट आपने देखा, अब उसके बाद तो जो बजट आएगा वो लेखानुदान होगा, बजट तो आएगा नहीं। ठीक, फिर तो नई सरकार आएगी तभी आएगा। इस बजट में खेती, खेत, किसान, गांव कहां खड़े हैं? आपको समझ में क्या आया? देखिए अमिताभ जी, यही चीज तो मैं भी बजट में देख रहा था कि इस बजट में हमको किसान, जवान, नौजवान तो दिखा नहीं गई। आप ये बताइए, इस बजट में किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि हमें जो केसीसी मिलती है उसके ब्याज में छूट मिलेगी। छूट तो मिली नहीं, एमएसपी की कोई बात हुई नहीं। और अगर एमएसपी की अमिताभ जी बात करें तो 21-22 के बजट में सरकार ने 2,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था एमएसपी के लिए। लेकिन 22-23 में जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें 2,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। मतलब आप समझ लीजिए 11,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने कम कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। इस बजट में सहकारिता को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया, खाद के दाम में कोई राहत नहीं दी गई, मुफ्त बिजली की बात हुई थी। मुफ्त बिजली तो छोड़ दीजिए, अभी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में नियामक आयोग से एक प्रस्ताव गया है, हो सकता है पास भी हो गया हो, जिसमें बिजली 16 से 23% तक महंगी हो जाएगी। तो इस बजट में तो हमें कुछ... अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मामला कुछ ठीक नहीं, आपका लबुलवा भी है, ठीक है ना? दोबारा मैं आता हूं आपके पास। त्रिपाठी जी, केवी त्रिपाठी जी, प्रशांत आपके पास सबसे बाद में आऊंगा क्योंकि आपको सबके जवाब देने होंगे। त्रिपाठी जी, भाई आप मुस्कुराओ और चाहे हंसो, और चाहे खड़गे जी कुछ बोले और चाहे बोले प्रियंका जी, आप जानते हो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन का आदमी हूं। मैं एक धारणा बनाता हूं, फिर उसको परखता हूं, गलत होता तो माफी मांगता हूं, सही होता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ मैं देश को समझता हूं थोड़ा बहुत। मैं मानता हूं सारी कहानी एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्ला ब्ला, ये सब छोड़ दीजिए, इनका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना होता नहीं। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ ना कुछ बनता ही रहता, जहां जाओ जहां निकलो कुछ ना कुछ बनता। वो कोई चुनाव की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये वही स्ट्रोक है जिसने उत्तर प्रदेश का चुनाव बदल दिया था। देश भर के तमाम राज्यों में वो स्थितियां पैदा हो गई, और कोरोना के बीच में केंद्र का ये कहना कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं भोजन की, ठीक, बड़ी बात थी। अब उसको तब तक जारी रखना जब तक कि अगला चुनाव होना है।
मुझे ऐसा लगता है कि इसके आर्थिक पहलू हटाइए, इसका राजनीतिक पहलू कांग्रेस के लिए और विपक्षी दलों के लिए नुकसानदायक होगा। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल जैसे राजनीतिक बात कह रहे हैं उसी आधार पे कह रहा हूं कि कहां तो तय था चिरागा देख घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं सारे शहर के लिए। ये 10वां बजट था मोदी साहब का। आप बहुत हसीन सपने लेके आए थे, रंगीन सपने लेके आए थे कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो सब मैं कर दूंगा। गणित भी 70 का ठीक नहीं था, वो बजट में भी दिखता है, कोई भी गणित ठीक नहीं है। लेकिन नारे बड़े बड़े, आपने बताया यूपी का चुनाव हो गया। हाँ हो गया साहब। जनता आखिर कब तक इसी मुफ्त राशन पे आपको वोट देती रहेगी? जनता आप समझ चुकी है कि आप वादे बहुत बड़े करके आते हैं और हकीकत में आप आके कहां पे टिक जाते हैं। तो इस बार ये मुफ्त खाद्यान्न वाला इनका नारा और इनकी ये कोशिश सफल नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बजट कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा और विपक्षी दलों को आसान बनाएगा। दूसरी बात जो आप बजट घाटे की कर रहे थे, ये समय बदल चुका है, सोशल मीडिया भी बहुत प्रभावी है और ऐसे में सबको पता है कि घाटा कितना बढ़ता चला जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्थिति है। दूसरा एक जिक्र आपने किया था, एक बड़ा फायदा इनको होगा महिला सम्मान निधि के लिए कि 7.5%। मैं आपसे पूछता हूं, भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं जिनके पास खाते हैं और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी बचत 2 लाख रुपए है, जो 2 लाख की एफडी करके वो 7.5% ब्याज उस पे ले लेंगी। 10,000 से 15,000 तक ये गिनती सिमट जाएगी पूरे देश में। जब ये जमीन पे जाएंगे और ये सब आगे ले जाएंगे, जनता दौड़ाएगी। मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास चलूंगा, फिर प्रशांत जी आ रहा हूं पास। मैं एक अपना अनुभव शेयर कर दूं, चूंकि वो बात प्रशांत बोलेंगे तो झगड़ा होगा। मैं अपना अनुभव शेयर कर दूं। खासतौर पर हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कहा, मेरा उस आकलन कांग्रेस के इस प्रत्याशा से विपरीत है। मैंने पिछले यूपी के चुनाव में उत्तर प्रदेश के गांव खेत खलियान में जाके देखा, कस्बों में कांग्रेस कुछ भी कहे, वो भारत जोड़ो है, टोपी पहन के, नई टोपी पहन के, टी शर्ट पहन के, दिस दैट, वो उनकी मर्जी। लेकिन मैंने वहां जो देखा, लोगों ने कहा कि भैया मोदी न होते तो भूखे नहीं मर जाते। अब इसके बाद कोई पार्टी बचती है, कोई घोषणा पत्र बचता है, कोई यात्रा बचती है, कोई कथा कहानी बचती है? हमसे कहा लोगों ने कि भैया मोदी न होते तो भूखे नहीं मर जाते। इसलिए मैंने तब कहा था कि ये दांव सब पर भारी। अन्न से बड़ा कोई बात है क्या? कौन सुन रहा फिर आपकी पॉलिटिकल थ्योरी? जोशी साहब, बाकी सब चीजें तो फाइनेंस सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी के लायक की चीजें होती हैं, वो लोग बहस करें, या औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन। जनता के मसले में तो मुझे 2-3 बातें समझ में आई। इनकम टैक्स मैंने बता दिया, उसमें तो भाई लोचा है। क्या? अब वो डब्बा आईफोन का है और नीचे सैमसंग रखा, ओयो रखा, ओप्पो रखा है, टाइप का मामला है, ठीक। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। ये तब तक चलेगी योजना जब तक देश वोट नहीं डाल देगा नई सरकार के लिए। जोशी जी, आप जो स्थिति कांग्रेस के लिए मैंने कही, वही आपके लिए कहता हूं। अन्न से बड़ा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता इस देश में। जोशी जी, आप मानते हैं इस बात को? जी जी जी। हमारा जो देश है, जितने हम पहले तो मैं सबको सादर नमस्कार। अमिताभ जी, आपका बहुत बड़ा बिग फैन को भी नमस्कार। और 28 साल से राजनीतिक जीवन में इतना जरूर समझ पाया इस बजट को देख के, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस और कानून का विद्यार्थी हूँ। ये जो बजट है, ये युवाओं को हताशा देने का काम कर रहा है, क्योंकि युवा रोजगार मांग रहा है आपसे। 2014 में आप रोजगार के मुद्दे पे आए, 19 में रोजगार के मुद्दे पे आए, और 24 में आप रोजगार की जगह भत्ते की बात आप करने लगे। आपका युवा वर्ग जो वोटर था, जो पहले छोटा स्टूडेंट था, आज वो वोट देने को तैयार है। वो देख रहा है मेरे बड़े भाई की स्थिति क्या है। ये युवाओं के लिए बहुत हताशा वाला बजट है, चुनावी बजट है। इस चुनाव कई राज्यों में है। अमिताभ जी, हमारा पॉलिटिकल को अच्छे से समझते हैं, और विषय तो हमारे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ये विषय को अच्छे से समझते हैं। और इसके अलावा मैं एक नई चीज और देख पा रहा हूँ इस बजट में, जो अब तक मेरे भी 22 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देख पाया,
कि सफाई कर्मचारियों को हटा के अब सफाई की मशीनों से सफाई होगी। सफाई यानी कि अब उनके नए जो सफाई जो कर्मचारी है उनके आगे का रोजगार के लिए क्या सरकार के पास पॉलिसी? जोशी जी इसमें बहुत ठीक किसानों की एमएसपी का एक मुद्दा जी अमिताभ जी मेरे को समझ लीजिएगा आखिर में किसानों का एमएसपी का मुद्दा है जिस पर इन्होंने माफी और जिन्होंने कहा था नहीं बाद में करेंगे, अब तक भी वो अपना धैर्य की परीक्षा किसान दे रहा है इस देश में। जी ठीक बात जोशी जी। मैं 2-3 बातें कहकर प्रशांत जी अब आपके पास आ रहा हूँ, सारा दिमाग तैयार रखिए, आप वकील भी हो, जो आरोप लगे सबका उत्तर देना भैया। समाजवादी पार्टी को थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा। बात ठीक है, रोजगार सबको चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए ये लोग, हमने मान ली उन्हीं की बात कि रोजगार नहीं दे पाए। मैंने त्रिपाठी जी की, जोशी जी की बात मान ली कि एक भी रोजगार ये नहीं दे पाए। तो अभी 22 में देश के सबसे बड़े सूबे में जहां 25 करोड़ की आबादी है, जहां समाजवादी पार्टी है, वहां चुनाव नहीं हुआ ना, वहां भी आपने ये बोला कि रोजगार नहीं दे पाए। वो इतनी सीटें जीते, एक चीज। दूसरी चीज, अब ये मत कहिएगा कि चुनाव अलग चीज है, तो फिर आप कोई तांत्रिक साधना के लिए थोड़ी ना पार्टी बनाए भाई, चुनाव के लिए पार्टी है। एक दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि किसी भी देश में क्या स्थिति है, पश्चिमी देशों उनको छोड़ दीजिए, भारत जैसे देश में जोशी साहब तात्कालिक राहत जो है ना, वो तात्कालिक निर्णय को प्रभावित करती है, ये जान लीजिए, मेरा अपना तजुर्बा कहता है। जब ये बात भत्ते की बात है, मान लो ठीक, भत्ता सबको भाता है, भत्ता सबको भाता है क्या? जिसके घर नगद भत्ता हो और चाहे ये अनाज वाला भत्ता हो, ये भी भत्ता ही है। आदमी कहता भैया बिना कुछ करे आ रहा है 20 किलो 30 किलो 40 किलो, बोले मोदी जी जिंदाबाद, ठीक है। वहां कोई लॉजिक नहीं लागू होता क्या? और आप लोग अगर चले जाएंगे वहां दूसरी बातें करेंगे तो हो सकता है लोग आपके साथ उलझ पड़े क्या, और ये कहें कि आप में दम हो तो आप दे दो, मोदी 35 किलो दे रहे, आप 40 किलो कर दो, हम आपको वोट देंगे। ये है प्रशांत पटेल जी। और आप ही की बात मैं बता दूं जोशी जी, जब आपकी पार्टी सरकार में आई थी ना, तो हमसे एक बुजुर्ग आदमी से मेरी बात हुई, जब मैं दौरे पर था यूपी के, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे तो घर में लड़ाई हो गई। मैंने क्यों? बोले वो लड़के बोले कि या तो तुम दिलाओ लैपटॉप और टैबलेट और नहीं तो फिर हम सपा वोट देंगे क्या। बोले भैया हम कांग्रेसी, लड़कों का इसमें पार्टी नहीं चलेगी, लैपटॉप का मसला है, ये भी ध्यान रखना होगा। प्रशांत पटेल जी, अर्थशास्त्र कहता है ये योजना बंद हो जानी चाहिए थी 6 महीने पहले, ठीक। सब तरह के कोण अर्थशास्त्र के ये कहते हैं, ठीक। अनंत काल तक भारत उस स्थिति का देश नहीं, और किसी देश को करना भी नहीं चाहिए, स्थिति हो तब भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास तो पैसे की कमी है, लेकिन जिन पैसा होता भी तब भी नहीं करना चाहिए। 80 करोड़ की आबादी, मतलब 8 दूनी 16, आधे से ज्यादा लगभग 60% की आबादी को अगर ऐसे ही अनाज मिलेगा तो एक तर्क ये भी आता है कि फिर एक निष्क्रियता जन्म लेती है समाज में, ठीक ना। और जब हम ये कह रहे हैं कि प्री कोविड स्थितियां आ गई, हम आंकड़े रोज देते हैं कि जीएसटी में बम्पर उछाल, फलाने में बम्पर उछाल, ठिकाने में बम्पर, जब सब में बम्पर उछाल आ गया तब फिर ये योजना चुनाव वोट वाले दिन तक चलेगी, ये क्यों? और क्या आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगी, इसके सामने बाकी सब चीजें वो हो जाएंगी? एक और दूसरा, उसका भी एक आरंभिक उत्तर दीजिएगा, देश को बड़ी उसमें उत्सुकता है। ये जो इनकम टैक्स वाला खेल है, भाई भारत की बहुसंख्यक आयकर देने वाली आबादी तो पुराने इनकम टैक्स रिजीम के ही साथ है, तो ये जब है ही नहीं, मुट्ठी भर लोगों के पास है, तो इसमें छूट मिले न मिले उससे क्या लाभ होगा? प्रशांत जी देखिए अमिताभ जी, पहली बात आपने ही अपने डेटा के अनुसार बताया है कि जो जीएसटी जो कलेक्शन बढ़ा है वो 60% जनता यही जो
सामान्य लोग हैं, गांव गरीब के लोग हैं, उनका है उसमें कलेक्शन, उनका योगदान है। तो मोदी सरकार पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांत, अंत्योदय के सिद्धांत पर काम की जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो जो जिन्होंने हमें दिया है तो हमारा दायित्व है कि हम उनको वापस लौटाएं। हम कोई उन पे एहसान नहीं कर रहे। चीज हमने पहले भी कही है, चाहे अन्न योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या इंश्योरेंस उनकी स्कीम हो या आयुष्मान हेल्थ कार्ड हो या हर घर नल योजना हो, हमारा दायित्व है कि उन तक वहां तक लाभ पहुंचाना। और ये 20 महीने का लगभग हमारा ये कोविड का कठिन समय था, उसमें हम लोगों ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। और 80 करोड़ का आंकड़ा उस समय था, वो आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। कई सारे लोग जो सक्षम हो गए हैं वो उस लिस्ट से बाहर हो रहा है। इसलिए हम धीरे धीरे चीजें, हो सकता है सामान्य तौर पे चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब तक लोगों को आवश्यकता है। भैया देखो प्रशांत बाबू, लोकसभा का वोट पड़ने तक कोई छटनी नहीं हो रही, ये मेरा तजुर्बा लिख लो। बाबू क्या कह रहे, मैं चक्कर में बहस में नहीं पड़ रहा, ठीक। अधिकारी क्या कह रहे, लोकसभा चुनाव के वोट पड़ने तक कोई माई का लाल छटनी नहीं करेगा इसमें से कि मुन्ना से कह दे बबलू को मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा ना, फिर चुनाव नहीं लड़ना। देखिए तथ्य, हाँ वो तो तथ्य का विषय है। अगर आवश्यकता होगी तो 31 मार्च के बाद भी वो बढ़ेगी। इसकी हमने चूंकि एक साल का बढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि एक साल बाद भी बढ़ाया जाए। मैंने तो भैया जो बात निर्मला, प्रशांत जो बात निर्मला जी ने नहीं की वो मैं कह रहा हूं, कहने का सत्साहस कर रहा हूं, दुस्साहस नहीं सत्साहस, कि जब तक लोकसभा का वोट नहीं पड़ जाएगा, ईवीएम पे अंगुरिया नहीं रख जाएगी, तब तक ये योजना चलेगी। उसके बाद अगले दिन बंद हो जाए मैं जानकार नहीं, मुझे नहीं अंदाज, लेकिन तब तक चलेगी। क्या निर्मला जी कह रही है, निर्मला जी जाने, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या कह रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी जाने। मेरी समझ ये कहती है उत्तर प्रदेश में तो हम डबल दे रहे हैं ना, जो केंद्र दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जहां भैया शिवराज सिंह जब चाहेंगे तो वो ट्रिपल कर देंगे, चुनाव में वो भी जा रहे हैं, देख मतलब स्वाभाविक है। और दूसरी बात कही गई कि चुनाव की वजह से घोषणा की गई, अंदाज जी बताइए कौन सा ऐसा वर्ष है जब चुनाव नहीं होता है। 1 फरवरी को हर साल बजट पेश होता है, पिछले साल भी 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, 5 राज्यों के चुनाव तुरंत थे, उसके बाद भी 2-3 राज्यों के हुए। इस वर्ष भी 8-9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। तो योजनाएं घोषणा उससे चुनाव से लेना देना नहीं। भारत में तो हर 2 महीने किसी राज्य में चुनाव नहीं देखो भैया प्रशांत बाबू, ये इसमें मैं आपकी दूसरी तरह से आपके पक्ष की एक बात कहता हूं कि अभी किसी बड़े नेता को मैं सुन रहा था विपक्ष के, उसने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मोदी ये बजट लाए। तो मेरे मन में आया कि अगर मैं मेरे पैनल में होते तो मैं इनसे पूछता, कोई ऐसा भी बेवकूफ है जो चुनाव हारने के लिए बजट लाता है? गजब ड्रामा है। अरे भाई राजनीति करने आए हैं, नहीं तो सरसैया घाट में माघ मेले में नहीं कुटिल छपाते। राजनीति करने आए, चुनाव जीतने के लिए बजट लाएंगे और चुनाव हारने के लिए बजट लाएंगे। इसलिए इसमें तो हम पीठ ठोक रहे हैं कि ठीक है, जो सरकार रही वो अपनी बुद्धि से चुनाव जीतने वाला बजट लाई, उसके भाग्य में हारना लिखा होगा तो हार भी गई होगी, लेकिन हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लाता। प्रशांत पटेल जी, इसमें डिफेंसिव मत होइए, कहिए हाँ जी 80 करोड़ पर दांव चला है और हमको उम्मीद है कि सीधा पड़ेगा, बात खत्म। हाँ, और दूसरा आपका इनकम टैक्स का सवाल था अमिताभ जी। इनकम टैक्स में पुराने वाले में था कि जिसने सपोज कोई होम लोन ले रखा है, मेरे जैसा आदमी जो है गरीब आदमी, या कोई और कोई इस तरह के पॉलिसी वगैरह ले रखी, तो वो जो पुरानी वाली रिजीम है वो लागू रहेगी। और नई रिजीम उन लोगों के लिए जो नए टैक्स पेयर, सपोज किसी की नई नौकरी लगी, उसने कोई लोन नहीं लिया, कोई पॉलिसी नहीं कराई, कोई मेडिकल क्लेम नहीं कराया, तो उसको नई रिजीम के तहत जो 7 लाख से कम जो उसको आया है उसमें उसको लाभ मिलेगा। पुरानी वाली उसी तरह चलती रहेगी, तो दोनों का लाभ उन लोगों को मिलेगा। तो ये तो मिडिल क्लास के लिए, हर बार मिडिल क्लास कहता है कि हमारे लिए क्या, तो मिडिल क्लास के लिए ये लाभ देने का काम किया गया है। भैया एक बात कह के मैं प्रशांत जी की सारी बातें ठीक है, एक पार्टी के जुझारू प्रवक्ता के नाते एक बात पर मैं एक छोटी टिप्पणी करूंगा। अगर यही छूट आपने दोनों रिजीम के लिए अनाउंस कर दी होती तो प्रशांत बाबू, मैं फिर कहूंगा मेरा अनुभव है यही, और क्या है मेरे पास, सब भारत भर में टैक्स पेयर्स जुलूस निकाल के आपका स्वागत करते, ठीक। कांग्रेस वाले कहीं मुंह छुपा कर रो रहे होते, कहते अरे राम राम अब क्या कहां जाएंगे, ठीक है ना। ना 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 बिल्कुल क्लियर रखिए, जो लोग इनकम टैक्स के पहले रिजीम को ऑप्ट किए हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है भारत की, वो इनकम टैक्स के फर्स्ट रिजीम के साथ है। मैं फिर क्लियर कर दूं वंस फॉर ऑल, 1 घंटे में दोबारा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, इनकम टैक्स पर खत्म कर दूंगा, ठीक। ये सेकंड रिजीम जो न्यू रिजीम है
लाइक न्यू पेंशन स्कीम टाइप का मामला, उसमें आपको होम लोन के ब्याज पर छूट, मेडिक्लेम, योगेंद्र कपूर जी गलत हो चुकेगा, मेडिक्लेम, दान दक्षिणा, 80C 80G टाइप के जितनी छूटें मिलती थी वो इसमें कुछ नहीं मिलेंगी। तब 5 की जगह 7 हुआ है। कपूर साहब ठीक हूं? चूंकि जनता सुबह से हमसे यही पूछ रही कि ये बताओ ये बताओ, मैंने कहा भाई 5 बजे बताऊंगा। कपूर साहब ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भारत की बड़ी आबादी अभी पुरानी टैक्स रिजीम पे ही है। मेजॉरिटी सर 98% अमिताभ जी। और इस बार एक नई चीज इन्होंने जोड़ दी है, नई रिजीम को ही कह दिया है कि मूल व्यवस्था नई रिजीम ही होगी। ये एक बहुत बड़ा खेल किया है और पुरानी रिजीम में कोई चेंज नहीं है और उसको बता दिया कि वो तो अब जो लोग अपनाए हैं वो अपनाए रहे, मूल व्यवस्था नई रिजीम होगी। आज वित्त मंत्री जी ने कह दिया। ठीक, अब इसका मैं एक और बात कहता हूं। होता क्या है, जैसे जब पेंशन का मसला आया था वाजपेयी जी के समय में और पार्लियामेंट उस कानून बनाया, पार्लियामेंट में कानून बना, तो उसने कहा कि भाई आज की तारीख से जब से ये लागू होगा, राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे, उस दिन के बाद से जो ज्वाइनिंग होगी वो नई पेंशन स्कीम में आएगी। बाकी जो पहले के उनको पुरानी रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकार को ये पता था कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो सब रिटायर होंगे, वो निपट लेंगे, तो जो कर्म वर्क फोर्स बचेगी वो नई पेंशन स्कीम की बचेगी। सरकार इनकम टैक्स में भी मुझे लगता उसी रणनीति को आगे रखना चाहती है। कपूर साहब ठीक समझ रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आज के बजट के बाद गवर्नमेंट ने एक इंडिकेशन अपना जो है बहुत क्लियर कर दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है उनका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को खत्म कर देना। हाँ, ये कहा भी है निर्मला जी ने, ये बात निर्मला जी ने कही भी है। जोशी साहब, निर्मला जी ने ये बात कही भी है कि ये डिडक्शन, छूट, रिबेट, ये संस्कृति धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। देखिए अमिताभ जी, इसमें आपत्ति यहाँ पर है, एक तरफ से आप इस तरह की संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, रोजगार की जगह आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आप बातें कर रहे हैं कि जीएसटी पे कोई बात नहीं कर रहे, जिससे पूरे व्यापारी वर्ग परेशान है। आप देखिए जीएसटी की हालत क्या थी उत्तर प्रदेश में। 72 घंटे बाद जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उस मुद्दे को हाथ में लिया, तब जाके बैकफुट में सरकार गई। ये स्थिति सरकार की है। उनपे जो फंडामेंटल चीज है उस पर कोई ध्यान नहीं है। और देश को, मैं तो कहना चाहता हूँ, ये जो बजट है भारत को पाषाण काल में ले जाने का बजट है। प्रशांत जी, आप अच्छा जोशी साहब थोड़ा आप ज्यादा पीछे चले गए, पाषाण काल तो बहुत पीछे हो गया। प्रशांत जी एक क्विक रिमार्क, फिर मैं तुम्हारी की बात जाऊंगा। पाषाण तक चले गए तो आदिकाल में चले जाते जोशी जी। समाजवादी पार्टी तो उसी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था में रहना चाहती है। देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे, आप उसी धरने पे रहना चाहते हैं जो पुराना धरना था। इसलिए आपको समस्या हो रही है। बात को सुनिए, देश आजाद का इसलिए हुआ था कि रोजगार की जगह आप उसको भत्ता देंगे और उसको भोजन उसको भिक्षा के रूप में मिलेगा, इसलिए मैंने पाषाण काल शब्द का यूज करा है। आप बताइए क्या आपने करा नहीं करा, देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप? भत्ता आपने शुरू किया, समाजवादी सरकार ने, अब हमारे ऊपर आप भत्ते की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने 1500 रुपए भत्ता स्टार्ट किया था अपनी सरकार में, तो वो भी एक स्कीम है। बाकी सारी वो भी एक स्कीम है। अब रोजगार का विषय देखिए ना, आप रोजगार कर रहे हैं, हम रोजगार भत्ता आएंगे। आपके 10 साल की सरकार हो गई केंद्र में, अभी 38,000 वहाँ पे भर्ती भी कर रहे हैं। इसके अलावा कौशल विकास योजना में भी हम नए केंद्र खोले हैं। सारी चीजें हम साथ साथ में कर रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भत्ते की बात आई तो मुझे एक चीज दृष्टांत याद आ गया, बड़ा रोचक है। कानपुर में जिला रोजगार कार्यालय में एक 65 साल के बुजुर्ग बार पहुंच गए। कपूर साहब सुन लीजिए, आप भी ध्यान से, जोशी जी आप और ध्यान से सुनो क्या, ताकि समझ में आए देश कैसे चलता है। वो मुंह में अपना गुटखा भरे थे, उनने कहा हमारा भत्ता कहां से बनेगा, फार्म लाओ। तो लोगों ने कहा चाचा तुम्हारे भत्ता की उम्र है, राम राम करने की उम्र है। तो बोले, वो तो चुनाव में मंच पे नेताजी ने कहा था कि भाई जिसके पास नौकरी नहीं उसे भत्ता देंगे, हमारे पास भी नौकरी नहीं, क्या लो कर लो बात। ये देश इतना भत्ता प्रेमी है, किस दुनिया में जी रहे भैया?
ये केवल छात्रों के लिए है, ये छात्रों नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत दूसरी बात कर। और जब मैं इस बहस को कंक्लूड करूंगा तब मैं एक चीज और बताऊंगा कि ऐलान और उनके नोटिफिकेशन में क्या खेल होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन पर ध्यान दो, निर्मला जी क्या बोली छोड़ दो, अखिलेश जी क्या बोले मत सुनो, मायावती जी क्या बोली मत सुनो, मुख्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ना, कागज देखो। और कहिए तो एक बात बोल दूं, जोशी साहब की सरकार की थी, पता नहीं इनको आलोक वर्मा को समझ उसको वो घटना इनके दिमाग में होनी चाहिए। मुलायम सिंह जी कैंपेन में निकले 12 में, नेताजी जी लीड कर रहे थे, अखिलेश तो बाद में चुने गए, बाद में उनको ऑप्ट किया नेताजी ने कि सीएम हुए। तो उन्होंने कहा भाई 1 लाख रुपया तक का कर्जा किसान का माफ। क्या बोला जोशी जी? 1 लाख तक का कर्जा किसान का माफ, जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन। 75 जिले में नेताजी ने बात ऐलान कर दी। क्या सारा किसान मूंछों में बिल्कुल चमेली तेल लगा के टाइट हो गया, बोला साइकिल किधर है उसी वोट देंगे। क्या सरकार बन गई? सरकार बनने के बाद बैंक के अधिकारियों ने मुझे बताया कि दादा चाचा सब लोग आ गए बैंक, बोले हाँ भैया मुलायम सिंह की लड़के की सरकार बन गई, लाओ रुपया माफ करो 1 लाख का। बोले हमको बाहर नोटिस लगाना पड़ा कि अभी कुछ माफ नहीं हो रहा है। खैर फिर अधिकारियों से कहा गया कि भाई कुछ करो खेल। अधिकारियों ने ऐसा नोटिफिकेशन बनाया, जोशी जी आपके संज्ञान के लिए बता दें क्या, कि अगर 100 लोग कर्जदार थे यूपी में जिन्होंने वोट दिया था आपको, उसमें 8 उसमें फंसे केवल दायरे में है। कितने? 92 बाहर हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 5 साल के लिए आप सरकार में चुन ली गए थे। क्या किसानों ने हमसे कहा, बोले भैया हम गए, बैंक वाला भगा दिया। बोला चाचा तुम्हारा नहीं आता इस कानून में। ये देश ऐसा है, इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। यार त्रिपाठी जी आप क्या कहना चाह रहे थे? बस ये मत कहिएगा कि नहीं अब की तो जनता कांग्रेस को ही वोट देगी, मोदी को नहीं देगी, ये बात अभी मत कहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वोट किसको कौन देगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो आज का बजट है, बजट पे बात हो रही है, तो मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा जैसा आपने कहा, लेकिन ये जनता जरूर जान रही है कि ये सरकार ही इस बजट में भ्रम की शिकार है। भाषा की जादूगरी तो बहुत अच्छी की, सप्तऋषि ऐसा शब्द ले आओ कि उसके बाद कुछ बचे ही ना, सप्तऋषि ने सब संभाल लिया है। लेकिन हकीकत में जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे थे उसमें खुद ही उलझे हुए हैं। एक तरफ 2022 तक आप सबको आवास दे चुके थे, उसमें नल दे चुके थे, नल में जल दे चुके थे। आज 2022 में आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जितने भी आपके दावे थे, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, अभी आपकी स्क्रीन पे भी वो शेर दिखाई दे रहा था, आज वो बजट में शेर गायब था। अमिताभ जी आज यहाँ पर जो बजट घाटा है आप देखोगे वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है और आयात उसकी तुलना में कितने गुना ज्यादा बढ़ गया, इसको आप देखेंगे। सबसे ज्यादा बड़ी मजेदार बात है कि सबसे ज्यादा आयात हम कहां से कर रहे हैं? चीन से, जिसको हमेशा मोदी जी 56 इंच दिखाते हैं, डर के भाग जाता है एकदम, कहीं टिकता ही नहीं इनके सामने। तो हकीकत में आज ये सरकार पूरी तरह से भ्रम की शिकार है और कहीं नहीं संभाल पाई है। 24 में इनको समझ में आएगा कि ये चूक हो गई। ठीक, मैं वर्मा जी के पास चलता हूँ। वर्मा जी ठीक, जो बात त्रिपाठी जी ने कही, त्रिपाठी जी आपने जो बात की उसके अंतिम बात पर एक टिप्पणी करके वर्मा जी के पास दूसरा सवाल लेके जा रहा हूं। इस देश के आम आदमी के बीच में कभी जाइए, उससे इसका कोई लेना देना नहीं कि आयात फिनलैंड से है कि इंग्लैंड से है कि जापान से आया कि चाइना से आया। क्या वो मेडिकल स्टोर में जाता भैया, कहता गले में दर्द हो रहा है इसकी गोली दे दो, वो गोली कहां से बनी, कहां से, हु केयर्स। और जो लोग सब समझते हैं वो वोट डालने कहां जाते हैं, ये भी तो समस्या है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी सब समझते हैं, राजकोषीय घाटा, वो वोट डालने नहीं जाते हैं। वो टीवी पे बहस करते हैं, सेमिनार्स में पर्चा पढ़ते हैं। समस्या ये है भी है भैया, है ना? आलोक जी सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये भी गलत कर दिया, वो भी गलत कर दिया। मैं तो एक बुनियादी सवाल उठाता हूं, जब सब गलत कर दिया और आप सब लोगों ने मिलकर सब जगह बताया कि गलत कर दिया इन लोगों ने, ठीक,
फिर भी आखिर जनता ने वोट दिया ना इनको, तब ना सरकार में है कि जबरिया घुस के बैठे। ऐसा तो नहीं है। फिर आपकी बात को इसका मतलब जनता ने उसमें दम नहीं पाया। जज तो जनता ही है ना। आपने अपना मुकदमा लड़ा ना, इनने भी लड़ा, जनता ने इनके पक्ष में निर्णय दिया। इसका मतलब आपके तर्क कमजोर निकले। वर्मा जी देखिए अमिताभ जी, हमारे तर्क कमजोर नहीं है। हाँ। किसान है बहुत सीधा साधा। गांव में एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अंधरा आंखी जब पई तब जग पतियई। इन्होंने बड़ा हमारे ऊपर विश्वास किया, बड़ा किसानों के लिए बात की, बड़ा किसान को समृद्ध करने की बात की। पटेल जी बैठे हैं, मैं पटेल जी से पूछना चाहूंगा कि 2022 तक सारे किसानों की आय दोगुनी करना चाह रहे थे, क्या हो गई? नहीं हुई ना। मुफ्त बिजली की बात करना चाह रहे थे, नहीं हुई ना। जब ये अपने संकल्प पत्र को नहीं पूरा कर पाए तो किसान इनकी अगली बात 2024 में जरूर सुनेगा। मैंने कहा ना, ये इससे भी ज्यादा उससे जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमिताभ जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये बजट इनका साल भर का एक प्रक्रिया है। किसान ने ये समझा है कि इनका बजट साल भर की एक प्रक्रिया है जिसको ये पेश करेंगे। बजट में ये फंड तो दे देते हैं, लेकिन इसका भी तो उनको करना चाहिए, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, कितना बच गया, ये तो कुछ बताएंगे नहीं। ये तो कुछ नहीं बताते। आपको भी नहीं पता होगा कि पिछले साल जो इन्होंने एमएसपी के लिए 2,48,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें कितना खर्च किया, कितना बचा लिया, ये नहीं पता होगा। लेकिन पिटारा खोल देंगे, पिटारा बंद कितना हुआ ये नहीं बताएंगे। देखो ऐसा है कि अब इनके लिए लाठी तैयार करेगा किसान। गाजीपुर में जो आंदोलन हुआ था वो पार्ट 2 चलेगा। सरकार हो सकता है पार्ट 3 आ जाए, लेकिन किसान आंदोलन पार्ट 2 चलेगा ना। सुनिए ना अमिताभ जी, 2 मिनट, 1 मिनट और दीजिए। जी जी। देखो ऐसा है, किसान के साथ छल बहुत कर लिया। अब किसान छल ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को किसान समझ गया है और इसका 2024 में विरोध होगा। अमिताभ जी, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2024 में इनका इलाज होगा, इलाज। जी जी, ठीक है, ठीक है भैया। जिम्मेदारी तो ठीक है आलोक जी। मैं तो जनादेश के अलावा कुछ समझता ही नहीं। लोकतंत्र में जनादेश ही है, जैसे कचहरी में जज का जजमेंट। मैं उतनी समझ किस वकील ने क्या कहा मैं उसमें नहीं पढ़ता, ठीक। और राजनीतिक दल में फिर इतना शिष्टाचार, या आपकी पार्टी, आपका संगठन, उसमें फिर इतना शिष्टाचार हो जाए। अगर मान लीजिए किसान, भारत में किसान नहीं चाहेंगे तो सरकार में कोई रह नहीं सकता भाई के लाल। अगर ये सरकार में है तो किसान भी वोट दे रहा है, इसका मतलब बिल्कुल। तब ये कहना कि नहीं किसान तो बिल्कुल इनसे टूट गया, फिर दोनों बातें सच नहीं हो सकती ना मित्र। बोले आइसक्रीम ठंडी भी है, आइसक्रीम गर्म भी है, ये दोनों तर्क नहीं चल सकते। या तो ठंडी बताओ या गर्म बताओ, दोनों। प्रशांत पटेल, आलोक वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई किसान भाजपा की हकीकत जान गए और किसानों के लिए कुछ नहीं मिला। पार्ट 2 या कहां पार्ट 2, आंदोलन पार्ट 2 भी होगा। बड़ी मुश्किल से तो गाजीपुर खाली हुआ, खुला था भैया, है पटेल जी। देखिए, कुछ राजनीतिक दलों ने पहले भी 2022 के चुनाव के 1 साल पहले भी पूरा एजेंडा चलाया, किसानों को भड़काने का काम किया। वो चाहते थे कि सरकार उन पर गोली चला दे, उनको 20 लाशें मिल जाए, हम उसको उन लाशों पे खेल सकें। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई गलती नहीं की। और ये इस तरह की चीजें चाहे जितनी करते रहे, जितना किसानों के लिए मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किया है, उतना उसके पहले कभी काम नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल। और इन्होंने सारे एजेंडे, जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने सारे एजेंडे अपना दिए। घोषित हुआ गन्ने करे, किसान ने तो हमें वोट किया ना सर, किसान ने तो हमें वोट दिया, हमने सब घोषित किया, हम सब कर रहे हैं। आपसे हमें वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। किसान ने हमें वोट दे दिया, हमने आपका सुन लिया। और मेरी सुन लीजिए, आपका सुन लिया, जी प्रशांत जी आप बोलो। हमारा घमंड नहीं है, किसान ने तो हमें वोट दिया, कोई हम किसान से अलग थोड़ा है। हम भी किसान हैं, मैं भी हमारे घर में भी खेती होती है। मैं कोई बाहर आसमान से थोड़ा है। भाजपा में किसान है, भाजपा किसान वोट देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एजेंडा चलाया गया, हम सीटें जीते कि नहीं जीते, जितनी हमारी उम्मीद नहीं थी उससे हम सीटें जीत करके आए। तो जो लोग एजेंडा चलाने वाले लोग एजेंडा चलाते रहे। आप पंजाब में बताइए ना, पंजाब में आपको वहां लाठियां पड़ रही, वहां आप क्यों नहीं जाते हैं? पंजाब में जो आपकी डिमांड थी, वहाँ टीचर्स पे लाठी पड़ रही, किसानों पे लाठी पड़ रही, वो आपको नहीं दिखता है। जिस मुद्दों पर आप वहां पे सरकार बनाए थे, हमने तो किसी किसान पे लाठी का कंकड़ भी नहीं मारा।
अभी तक गन्ने हम सारे काम जो हमारे वादे थे हम सब पूरा करने कर रहे हैं। हमें किसी वॉलिटी की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट जनता से जुड़े हैं। मोदी जी डायरेक्ट जनता से जुड़े हैं। हमें बीच बिचौलिए ठेकेदारों की आवश्यकता नहीं है, हमें दलालों की बीच की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट किसान से जुड़े हुए हैं हम, किसी किसान मजदूर सबसे जुड़े हैं डायरेक्ट, हम बीच की बिचौलियों से नहीं जुड़े हैं। ये जो बिचौली है जो किसानों को भड़काने का काम करते थे बोले वाले, उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा रहे हैं, हम डायरेक्ट अकाउंट में किसान के अकाउंट में पैसा पहुंचा रहे हैं। इसलिए इन दलालों को दिक्कत हो रही है कि दलालों को हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसलिए दलालों को परेशानी हो रही है। हम तो किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचा रहे हैं। अरे सूर्य प्रताप शाही आपके कृषि मंत्री मिल रही है, आपके सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री तो सबसे बड़े ठेकेदारी लेके बैठे हुए थे, उनको जनता ने किनारे कर दिया। अपनी पत्नी के नाम पे 22 में क्या कर लिया बताइए? आपने 22 के चुनाव में क्या कर लिया? 22 में आपने इतना एजेंडा चलाया, कुछ नहीं कर पाए। 22 के चुनाव में कुछ नहीं कर पाए, 24 में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार है, योगी सरकार डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई है। हम डायरेक्ट जनता से, हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। जो आपका और एजेंडा आप खाते रहिए किसानों के नाम पे, आपने गन्ने का रेट घोषित किया, आपने 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं किया, बना सकते हैं। आप किसान को मारे डाल रहे हो, हमने सब किया, पूरा 100% भुगतान किया है, कुछ खरीद नहीं कर रहे हो। और पंजाब और हरियाणा की सरकार की तुलना करते हो तो पंजाब और हरियाणा की सरकार के जैसे उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली दे दो ना। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पंजाब और हरियाणा की सरकार से कमजोर सरकार है? क्या हमारे योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितना दबाव है? अरे पंजाब में तो बिजली नहीं आ रही है, पंजाब में तो बिजली नहीं आ रही, फ्री कहाँ है? पंजाब में तो बिजली नहीं आ रही है। हमारे योगी जी यहाँ तो 18 से 24 घंटे उत्तर प्रदेश की बिजली आ रही है, नहीं बढ़ा पा रहे, वो पंजाब में कहाँ बिजली आ रही है? अरे गन्ने का भुगतान पूरा हो गया, 95% भुगतान चुनाव के पहले हमने कर दिया था। संकल्प पत्र में कहा था किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, आपने दिया। आप तो मीटर ठोक रहे हो उनके यहाँ, आप तो मीटर लगा रहे हो। क्या है आपकी कथनी और करनी में अंतर है? अरे दोनों मित्रों को रोकूंगा, ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक चीज इसमें उभर के आई, जो बात प्रशांत पटेल ने कही कि भाई किसान आंदोलन के समय कुछ इच्छा ऐसी भी थी कुछ लोगों की कि भाई कुछ हिंसा हो जाए तो हिंसा का एक अपना राजनीतिक लाभ होता है, लेकिन भाजपा ने ऐसा, सरकार ने ऐसा नहीं किया। प्रशांत जी ने कहा, मुझे लग रहा है कि अब वही समझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र वाली और उत्तर प्रदेश वाली स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में भी अपना रही है। मैंने जब पढ़ा कि मौर्य फरार, पुलिस ने कहा, दरोगा ने कहा कि मौर्य जी फरार है, ढूंढ रहे हैं उनको, तो मैं हंसने लगा। मौर्य फरार कहाँ हो जाएंगे? मौर्य के साथ तो पुलिस ही रहती है, मौर्य का फरार हो जाएगा क्या? लेकिन फिर मैंने उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बाकी सब पकड़ लिए जो बवाली जितने जलाने गए थे रामचरितमानस, बोले मौर्य तो चाहते हैं कि हमको गिरफ्तार करें और थाने में बवाल हो, है फिर ये शहीद बन के घूमे। बोले काय को शहीद बनने देंगे? मुझे लग रहा है वैसा ही मामला कुछ बन रहा है, क्योंकि जब मुझे बताया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य फरार, तो मैंने कहा यार ये जो पुलिस के संरक्षण में है वो कैसे फरार हो सकता? प्रशांत बाबू गलत बात तो नहीं ना? अमिताभ अग्निहोत्री फरार हो जाए समझ में आता है? अरे जिसके पीछे 4 सिपाही बीच में, जब आगे 4 पीछे चल रहे हैं गाड़ी घोड़ा, वो कैसे विलुप्त हो जाएगा? नहीं, कानून की रखवाली सरकार है। हम जनता से जुड़े हुए हैं, हमें किसी मीडिएटर के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। मोदी डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं, हम उससे जुड़े, हम उनके लाभ डायरेक्ट उनको पहुंचा रहे हैं। ये मीडिएटर की नहीं भाई, मैंने दूसरी बात हो रही है प्रशांत, दूसरी बात है, ये सवाल ये था कि स्वामी मौर्य कैसे फरार हो गए, ये मसला है। कल को आप कहोगे मायावती फरार, अखिलेश यादव फरार, अरे इनके पास इतनी हाई सिक्योरिटी है, कैसे फरार हो सकता कोई? गनीमत है कि केशव मौर्य नहीं फरार है, स्वामी मौर्य फरार हैं। यहाँ तो कोई ये बात तो नहीं हजम होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य फरार। पप्पू गांधी बेल पे है, पप्पू गांधी बेल पे है घोटाले में, 5000 करोड़ के घोटाले में। तो क्या कर रहे हो? डबल इंजन की सरकार लेके जाने वाला है भाई। थोड़ी देर कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दलों को दिखाइए। ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो? अगर वो फरार है तो कर क्या रहे हो?
कर क्या रहे हो 10 साल से? गुइया छील रहे हो, कर क्या रहे हो 10 साल से? गुइया पप्पू गांधी छील रहा है, पप्पू गांधी छील रहा है। 10 साल से कर क्या रहे हो? डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, सारी सरकारें ऐसी तैसी करा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। अगर जो फरार है ये प्रशांत जी आपकी पार्टी की है, जो प्रश्न है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य फरार, फलाने को जमानत पे तो फरार, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो गृह मंत्री बने बैठे हैं भाई तड़ी पार है, तड़ी पार की फरार है। प्रशांत जी तड़ी पार की फरार है या नहीं? तड़ी पार के बारे में भी थोड़ा ज्ञान डाल दो। स्वामी प्रसाद मौर्य तो फरार है ही, तड़ी पार भी फरार है क्या? ऐसे दिल्ली में भुइयां छील हो गए, 35 साल से जैसे कांग्रेस भुइयां छील रही उत्तर प्रदेश में, ऐसे देश में छील हो गई पार्टी तो यही हाल होगा। तुम्हें यही काम दिया गया है, जाके वहाँ मसाज करवाओ, सब जाके मसाज कराओ, थक गए होगे, तड़ी पार साहब जाके मसाज कराओ, थक गए होगे। नहीं आप 10 साल से भुइयां छील रहे हैं, बाकी सब फरार जनता ने दे दिया है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य फरार है। कम से कम योगी जी इसकी जिम्मेदारी लेके उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उसी लखनऊ में रामचरितमानस जलाई गई है, थोड़ी तो शर्म कर लो। मुख्यमंत्री रहते हुए तुम्हारी पार्टी के रामचरितमानस जलाई गई, उसी की राजनीति करते हो, शर्म भी नहीं आती। अब तो भगवान भी तुम पे शर्म कर रहा होगा। भाई ठीक है, मुझे रोकना होगा, दोनों मित्रों को रोकना होगा। दोनों भाई राजनीतिक बहस में घुइयां को बदनाम मत करो। बढ़िया सब्जी है, सूखी बनाओ, रसे की बनाओ, दही की बनाओ, अजवाइन डाल के बढ़िया। मसला दूसरा था, अब बात दूसरी तरफ चली गई। स्वामी प्रसाद का तो जिक्र एक छेपक में आ गया, वो आज बहस का विषय नहीं थे। वो एक बुनियादी सवाल है कि जो भी आदमी पुलिस की अभिरक्षा में है, सुरक्षा में है, वो फरार कैसे हो गया? ये बड़ा सवाल है। इसमें स्वामी प्रसाद फिट बैठे तो स्वामी प्रसाद पर सवाल उठेगा, आलोक वर्मा फिट बैठे तो आलोक वर्मा पर। भाई व्यक्तिगत आदमी गायब हो गया समझ में आता, लेकिन जिसकी हिफाजत पुलिस कर रही है वो कैसे भाग गया? पुलिस का पुलिस से संपर्क तो नहीं टूट सकता, ये विषय था। खैर, उसके पीछे राजनीतिक कारण है। स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने में स्वामी प्रसाद मौर्य का ज्यादा लाभ हो जाएगा ऐसा लगा होगा भाजपा को, तो बाकी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जो उनके चेले चिंटू थे। मौर्य जी ठीक है। बात हो रही थी बजट पर। मैं फिर कहूंगा कि चुनाव जीतने का कौशल और उस कौशल का जो विज्ञान है, मेरी बात से बुरा मत मानिएगा त्रिपाठी जी, आलोक वर्मा जी, ठीक, नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। वो जानते हैं कि कहां पर वो होता ना एक्यूप्रेशर है ना, बिंदु है शरीर में अलग अलग, यहां करो तो हार्ट, यहां करो तो किडनी, यहां करो तो लिवर, ठीक ना। सब लोग झांव झांव करते रहो, क्या बड़ी बड़ी बहसें टीवी पे करते रहो। उनको पता है कि भाई 80 करोड़ आदमी को अनाज मिलेगा, 35 किलो एक आदमी का, ये है क्या। बाकी सप्तऋषि मानो चाहे 100 ऋषि मानो, सो क्या रखा है, समग्र विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, क्षमता को उजागर करना, इंटेलिजेंस, आईक्यू, आर्टिफिशियल आईक्यू, हरित विकास, युवा, वित्तीय क्षेत्र। वो जानते हैं इन सब चीजों को। कुसुमराम कौन जान रहा, खिमसेपुर में, बबेरू में कोई जानता जो विषय मैंने पढ़े? कोई जान रहा है? भारत के बाकी राजनीतिक दलों को मोतियाबिंद की समस्या है, उनको धुंधला धुंधला दिख रहा, उनको साफ तस्वीर ही नहीं पता, तो क्या वो कहां लक्ष्य संधान करें? जब बात कहीं की करनी होती तो करते कहीं और की है। आप कुछ बोलो, शास्त्रों में कहा गया, गीता में भगवान ने भी कहा, कृष्ण ने। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बहस में नहीं, मुझसे लड़ने लगते कि गीता की और भगवान की बात ना करो, और वो भी आजकल बिल्कुल विचित्र मुद्रा में है। तो उन्होंने कहा कि सबसे दान, सारे दानों में महादान है अन्नदान। क्या यूपी के चुनाव के समय मैं तो जमीन से ही जो चीजें मैंने महसूस की उतना ही बोलता हूं, फिर मैं सुनता किसी ने राहुल गांधी क्या कह रहे या केशव प्रसाद मौर्य कह रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जो सुन के आया वो क्या गलत है?
वोट तो उसी को देना है, नेताओं के वोट से तो कुछ होता नहीं। उन्होंने उसने कहा कि भैया हम तो नमक खाए हैं इनका, मोदी का। क्या अब इस बात की काट ले आइए ढूंढ के। जयराम रमेश के पास है? नहीं। दिग्विजय सिंह के पास है? नहीं। शशि थरूर के पास है अंग्रेजी में? नहीं। क्या करिएगा? आलोक वर्मा के पास भी नहीं है। ये लाख कहे एमएसपी दिस दैट फला फला, 80 करोड़ आदमी कह रहा, जब वो ये कह रहा कि मैं जीवित इसलिए हूं। और दान कभी बुरा लगता है क्या? नहीं। कोरोना बीत गया, ठीक है, सब चीजें नॉर्मल हो गई, अच्छी बात। फिर भी दान कहीं बुरा लगता है? नहीं, अच्छी बात है। सोचिए, आपका मन हो इसको रेवड़ी बोलो, मन हो गजक बोलो, गुड़ की गजक बोलो चाहे चीनी की, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक दूसरा मैं कहूंगा, किसी ने कहा था कि कितनी महिलाएं हैं जिनको खाता है बैंक में। वो यही जमीन से कटने का नुकसान यही है मित्र, बुरा मत मानिएगा। नोटबंदी में एक और काम हुआ था, आप लोगों से ज्यादा मैं जमीन पर रह लेता हूं, चुपचाप पीछे खड़ा होकर देखता हूं क्या हो रहा देश में। तो जितने भी लोग थे जिनके घरों में, एक वर्ग ऐसा भी है भारत में जिसके घर में महिला के नाम से कुछ होता ही नहीं है, उस वर्ग में खाता तो छोड़ दीजिए, मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, नहीं और दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी मेरी जान को। वो भी गए खाता खुलवाए, क्या फोटो खिंचवाए, जो फोटो नहीं खिंचवाते थे खिंचवाए, क्योंकि उसमें पैसा जमा कर रहे थे तो छूट मिल रही थी। त्रिपाठी जी, ये अगर कांग्रेस को पता होता, लेकिन आप लोग तो ऑक्सफोर्ड से नीचे उतरते ही नहीं। बहुत उतरोगे तो ऑक्सफोर्ड से नीचे उतर जाओगे तो कैम्ब्रिज पे आ जाओगे, कैम्ब्रिज से नीचे नहीं उतरते ना। धुआंधार अंग्रेजी में ज्ञान देते हैं, क्या आपको पता ही नहीं कहां खाता खुल गया। और ये सामान्य फीलिंग है, चार लोगों के बीच बैठ के बात करिए वर्मा जी, तो वो कहते भैया बैंक में कुछ बचा नहीं, ब्याज ही नहीं है। क्या वहां अगर 7.5% ब्याज मिलेगा तो ये असर डालेगा, मेरी बात लिख लीजिएगा। हमारी पत्नी भी कहती कि बैंक में कुछ नहीं है, बताओ क्या बैंक में कुछ ब्याज मिलता है क्या? पीपीएफ में लगा दो, जीपीएफ में, क्या सबको समझ है भाई साहब? ये कांग्रेस छोड़ के सबको पता है ये बात, कांग्रेस को नहीं पता। उसने कह दिया नहीं कोई महिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, मान लिया। कांग्रेस को यह भी लग रहा था मुफ्त अनाज देने से भी कुछ नहीं होगा, समाजवादी पार्टी को भी लग रहा था कुछ नहीं होगा, मायावती जी को भी लग रहा था। क्या हुआ? पेट से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? रोटी से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? कोई थ्योरी, कोई थीसिस हो सकती है क्या? नहीं। और आदमी कहता है कि हम जीवन धारण ही किस लिए कर रहे हैं? भोजन के लिए। तो कि भोजन अगर मिल रहा है तो फिर इससे अच्छी व्यवस्था और क्या होगी? उस सोच का क्या करिएगा? तब आप ये कहेंगे जाके कि 5G ठीक आ रहा कि नहीं आ रहा तुम्हारे फोन में, इसका कोई मतलब है? 2 टाइम खाना खा रहा है विषय। मोदी इस बात को जानते हैं कि हम कौन सा बिंदु राष्ट्र के शरीर का दबाएं तो क्या परिणाम आएगा, ठीक? और अंतर विरोधों को साध लेते हैं। वो जब केजरीवाल को लपेटते हैं, ठीक, तो कहते हैं रेवड़ियां देश बर्बाद कर देंगी, क्या? तब भी धुआंधार बात कहते हैं। और जब 80 करोड़ को अनाज का एक्सटेंड करते हैं तब भी धुआंधार तर्क देते हैं, क्या? ये कौशल भी चाहिए ना, सामान्य लोगों में नहीं दिखता ना ये कौशल। दोनों विपरीत बातें हैं। कांग्रेस को, खड़गे साहब को आज पूछना क्या चाहिए था, उनकी प्रतिक्रिया सुनी आपने? उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के चुनाव हैं, उसके देखते हुए भाजपा ये लाई है और कुछ बजट में नहीं है, सब बेकार है, ऐसी बात कही। क्या? जबकि खड़गे साहब के स्ट्रक्चर के आदमी को ये तो कहना पूछना चाहिए था कि अगर प्री कोविड स्थितियां बहाल हो गई तो फिर ये योजना आगे क्यों बढ़ी? नहीं। इसलिए
और जहां तक इनकम टैक्स का प्रश्न है, वो भी कौशल है। कल्पना करिए अगर 15 दिन में कोई चुनाव हो रहा होता कहीं त्रिपाठी जी, तो क्या करते? आपकी तो भैंस पानी में चली जाती इनकम टैक्स पे ही। अभी मैसेज तो यही था कि सबके लिए इनकम टैक्स बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया ना, है ना, था ना। ये वैसा ही है जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा था कि भाई सबका 1 लाख रुपया कर्जा माफ। जब बैंक गए तो बैंक वालों ने भगाया, है ना। लेकिन तब तक चुनाव जीत चुकी थी समाजवादी पार्टी मित्र, क्या, और 5 साल शासन किया। इस बात को भी समझिए। और जो बड़ी चीजें होती है ना बजट की, वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेटिक हस्तक्षेप से लिखी गढ़ी गई चीजें होती हैं, और ऑनगोइंग प्रोसेस है विकास। कोई सरकार रहे चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ, कहीं रेल लाइन बनेगी, कहीं पटरी बनेगी, कहीं स्कूल बनेगा, कहीं अस्पताल बनेगा, कहीं एयरपोर्ट बनेगा, है 50 एयरपोर्ट बन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एयरपोर्ट बनना चुनाव का विषय नहीं हो सकता। चुनाव का विषय यही मुद्दे बनते हैं, इसलिए उसमें महिला का मामला भी महत्वपूर्ण है। राज्यों में ऐसा क्यों होता है कि महिला के नाम मकान की रजिस्ट्री कराइए त्रिपाठी जी तो छूट मिलेगी? इसीलिए रखते हैं ना कि उसका एक वोट में असर होता है। आप लोग पता नहीं किस लोक में विचरण करते हो। आनंद है बिल्कुल, लग रहा मणिकर्णिका के घाट पर अपना बिल्कुल बम बम बोले कर रहे हैं चौचक। क्या करें, कुछ तो जागृत अवस्था में रहिए। कुल मिला के मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक नफा नुकसान की बात अलग है प्रशांत जी, लेकिन देश की इतनी बड़ी आबादी को निशुल्क अनाज बहुत समय तक नहीं दिया जाना चाहिए। वो समर्थ हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए, अन्यथा देश का संतुलन बन ही नहीं सकता। बहुत बड़ी आबादी है भाई, ये संख्या कुल आबादी के 10% से ऊपर क्यों जाए, 15% से। ये गर्व का विषय नहीं है। ये चुनाव जिताने का विषय तो हो सकता है, लेकिन गर्व का विषय नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में ये हम सबकी आंख नम करने वाला विषय है कि क्या हमारे देश में 80 करोड़ भाई बहन अभी ऐसे हैं कि जिनको अन्न सरकार न दे तो उनको जीवन धारण करना मुश्किल हो जाए। ये प्रश्न है, इस पर सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद।